हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे आरसीसी डिज़ाइन का। हम लोग ने इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें से पहले हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग स्टील के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, जहाँ पे बताया था कि आफ्टर 28 डेज हम लोग स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं सैंपल को, और 95% रिजल्ट हमारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। 5% यदि फेल हो जा रहा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा होती है ना तो फिर से हमको डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, और यदि हमको फील्ड में करना है तो 100 क्यूब तो बना ही सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, फील्ड के लिए 3 सैंपल बना रहे थे, मतलब 3 क्यूब है ना। एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 क्यूब को बनाना ही है, और तीनों का एवरेज लेते थे, जो कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा आना चाहिए था। जैसे में हमारे पास M13 है, ग्रेटर कंक्रीट बना रहे हैं, 3 सैंपल बनाए हैं, मान लो X Y Z, स्ट्रेंथ आया आफ्टर 28 डेज, तो तीनों का जो एवरेज लेंगे वो 30 से ज़्यादा आना चाहिए था। ठीक है, ये एक नॉर्मल अप्रोच था। लेकिन IS कोड में तो क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या था कि मान लो हमारे पास जो है M30 कंक्रीट है और हमको चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ तीनों क्यूब का। ठीक है, 3 क्यूब हम लोगों ने टेस्ट किया है, फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, साइट में मिनिमम 3 क्यूब लेते हैं। हमको एवरेज स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करते थे, मैक्सिमम लेते थे FCK 0.25 इंटू सिग्मा या एस बोल दीजिए, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। और ये कोड बुक में मेंशन है कि यदि आप M30 कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5 मेगापास्कल लेते हैं। ठीक है, और प्लस FCK +3, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता था उसी को हम लोग एवरेज स्ट्रेंथ बोल देते थे। ये क्राइटेरिया नंबर 1 था। जैसे आप इसी को देख लो ना, M30 है ना, तो FCK का वैल्यू क्या पुट करेंगे 30, और यहाँ पे एस का वैल्यू है 5 स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर आप FCK +3 लीजिए, और इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज स्ट्रेंथ बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 है। जब आप फील्ड टेस्ट करते हैं वहाँ पे क्यूब का स्ट्रेंथ बताते हैं। ठीक है, आगे आइए, अब क्वेश्चन उठता है हमारा। ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया नंबर 2 आप देख लीजिए पहले, उसके बाद इधर आएंगे हम लोग। क्राइटेरिया नंबर 2 कहाँ है, आई थिंक वो स्लाइड मिस हो गया है, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, क्राइटेरिया नंबर 2 में क्या है कि आप कोई भी रिजल्ट जो होगा ना सैंपल का, ठीक है, उनके तीनों के जो एवरेज होंगे, मान लो हमारे पास साइट में कंक्रीट बना रहे हैं, 3 क्यूब लिए, 3 क्यूब को बोलते हैं 1 सैंपल। ठीक है, मिनिमम आपको 3 क्यूब टेस्ट तो करना ही है, और आफ्टर 28 डेज आप टेस्ट करते हो, उसका जो एवरेज आता है ना, वो इंडिविजुअल का जो वेरिएशन है वो ±30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि हमारे पास मान लीजिए M30 एरिगेट है, सॉरी M30 ग्रेड या कॉन्क्रीट है, ठीक है, और उसको हम लोग 3 क्यूब बना रहे हैं, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, जब उसको हम लोग क्यूब में तोड़ रहे हैं CTM मशीन में, उसके बाद जो हमारा स्ट्रेंथ आता है तीनों का, उसका जो एवरेज ले रहे हैं, और किसी एक का, तीनों में से किसी एक का जो इंडिविजुअल आएगा स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ ओवरऑल जो एवरेज है उसका 15% से वेरी नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस 15% का टॉलरेंस है। इससे यदि कम या ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो खैर नहीं होगा, होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कम हो गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ज़्यादा हो जा रहा है तब तो आपका ग्रेड ही बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसको और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि जो कंक्रीट लेते हैं हम लोग सैंपल, है ना, वो कितना लें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग क्यूब बनाते हैं ना कंक्रीट का टेस्ट के लिए, जितने बार आप कंक्रीट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, मिक्स जितने बार तैयार करते हो, उतने बार थोड़ी सी क्यूब हम लोग, थोड़ी से मतलब सैंपल ले करके उसका क्यूब बनाते हैं। जैसे आपने इतने सारे कंक्रीट आज बनाया है, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट निकाल लेते हो क्यूब टेस्टिंग के लिए, और मिनिमम आपको एक सैंपल तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, 1 सैंपल, एक सैंपल में कितने क्यूब आएंगे, 3 क्यूब, मतलब एक सैंपल में 3 क्यूब आएंगे, और ये हर बार होगा, जितना बार कंक्रीट मिक्स होगा उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, उसमें से एक सैंपल बनाएंगे, मतलब 3 क्यूब बनाएंगे।
अब क्वेश्चन उठता है ये कि सर आप जो बता रहे हैं कि कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसका मिनिमम एक सैंपल बनाना है जिसमें 3 क्यूब है और उसको बना के छोड़ देते हैं 28 दिन के बाद उसको टेस्ट करके देखते हैं स्ट्रेंथ वगैरह। लेकिन ये जो बना रहे हैं कंक्रीट कितना होना चाहिए, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए? क्या हम 50 टन बना रहे हैं फिर भी एक ही सैंपल लेंगे क्या? या फिर यदि हम 10 टन बना रहे हैं फिर भी एक सैंपल लेंगे क्या? मतलब यदि हम मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो क्या सैंपल हमेशा सेम ही लेंगे, 3 ही क्यूब बनाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, सैंपल चेंज हो जाएंगे। जैसे में जो हमारा IS कोड का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यदि आप 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम आपको एक सैंपल बनाना पड़ेगा। एक सैंपल का मतलब क्या है? 3 क्यूब्स, है ना? आपको 3 क्यूब्स तो बनाने ही होंगे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 3 क्यूब्स, ठीक है? तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सर यदि आप 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको क्यूब टेस्ट के लिए जो है एक सैंपल का कंक्रीट निकाल लेना है वहाँ से, बाकी यूज हो जाएगा। और वो एक सैंपल का जो कंक्रीट निकाले हैं उसको आप मोल्ड में डालिए जो क्यूब है हमारा, और फिर आफ्टर 28 डेज उसका टेस्ट होगा, ठीक है? यहाँ समझ में आ गया? एक सैंपल का मतलब क्या होता है? 3 क्यूब। तो यहाँ पे एक सैंपल आपको लेना पड़ेगा कब? जब 1 से 5 मीटर क्यूब तक का कंक्रीट हम लोग बना रहे हैं। तो यदि 6 से 15 मीटर क्यूब तक कंक्रीट बना रहे हैं तो कम से कम आपको 2 सैंपल बनाना पड़ेगा टेस्ट के लिए। मतलब कितने हो गए? 6 क्यूब हो गए। उसी तरीके से 16 से 30 रहेगा तो 3 सैंपल, 31 से 50 रहेगा तो 4 सैंपल, और यदि 50 से ज़्यादा हो गया तो 4 सैंपल तो बनेंगे ही, और हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक एडिशनल सैंपल बनाते रहेंगे। मतलब मान के चलिए कि 60 है तो 50 के लिए तो 4 सैंपल ठीक ही है, लेकिन 10 जो एक्स्ट्रा है उसके लिए एडिशनल एक सैंपल हम लोग बनाते हैं, ठीक है? या फिर वैसे 50 मीटर क्यूब तक भी एक सैंपल हम लोग ले सकते हैं। अब इस चीज़ को ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 20 मीटर क्यूब है। 20 मीटर क्यूब कंक्रीट बना रहे हैं, ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर। और यहाँ पे मिनिमम कितना सैंपल बना है? वो 3 सैंपल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना 20 मीटर क्यूब है तो मिनिमम सैंपल होना चाहिए 3, है ना? यहाँ पे लगता है मिस्टेक है, 20 जो है इसके बीच में आ रहा है तो 3 सैंपल बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 सैंपल का मतलब क्या हो गया? एक सैंपल में 3 क्यूब तो 3 सैंपल में 9 क्यूब, ठीक है? देखिए हम आगे पढ़ने से पहले आपको बता दे रहे हैं RCC बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य से और संयम के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, तभी आप इसका मज़ा भी ले पाएंगे। और आगे जो आने वाले हैं डिज़ाइन का पार्ट, एनालिसिस का पार्ट, उसमें समझ में भी अच्छे से आएगी, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो जो भी आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? अब मान लीजिए हम सैंपल बना रहे हैं 45 मीटर क्यूब, ठीक है? मतलब क्यूब जो बना रहे हैं हम लोग, मतलब कंक्रीट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 45 मीटर क्यूब है। तो इस केस में सैंपल कितना लिया गया? 4 लिया गया। पहले वाले में 3 है, वो बाय मिस्टेक 2 हो गया है। 45 जो है इसके अंदर आ रहा है 31 के बीच के भी, तो क्या होगा? 4 सैंपल लेने होंगे हमें, है ना? देखिए 4 सैंपल है, मतलब एक सैंपल में 3 है तो 4 सैंपल में कितने हो जाएंगे? 12 क्यूब बनाने पड़ेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए 51 मीटर क्यूब है, तो देखिए यहाँ पे 50 से ज़्यादा हो गया है ना, 50 से ज़्यादा हो गया तो 50 के लिए 4 क्यूब तो है ही, और एडिशनल 1 लेंगे हम लोग पर 50 मीटर क्यूब के लिए, या जितना भी ज़्यादा 50 से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 51 है तो क्या करेंगे हम लोग? 5 लेंगे, क्यों? 50 के लिए हम लोग ले रहे हैं 4 सैंपल, और 1 के लिए एक सैंपल एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, मतलब 50 जितना ज़्यादा होगा उसके लिए एक एडिशनल बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है? सैंपल 50 के लिए प्लस एक अलग से, वही तरीके से देख सकते हैं। 67 है तो 50 के लिए हो गया 4, और 70 के लिए एक एडिशनल। 99 है तो यहाँ 6 लेंगे, कैसे? 50 के लिए कितने हो गए? 4 हो गए। अब 49 है ना, तो 49 के लिए कितने आएंगे? एडिशनल 2 सैंपल। ये गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हर 50 के लिए एडिशनल एक सैंपल लेना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 के लिए तो ठीक है, ये 50 है
और एडिशनल 49 के लिए यहाँ पे भी एक ही सैंपल बनेगा, ठीक है। 2 सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1 सैंपल एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ भी हम 5 ले सकते थे। सेकेंड है 125, तो इसमें देखिए एक बार 50 आ गया, ये हो गया, प्लस दूसरी बार 50, ये हो गया 100, प्लस तीसरी बार क्या है 25, है ना, तब जाके 125 बनेगा। तो आपको पता है अच्छे से कि हर 50 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए 4 सैंपल, इसके लिए 4 सैंपल और एडिशनल के लिए 1, तो कितने हो गए टोटल 9 सैंपल हो गए ना। और 9 सैंपल है और एक सैंपल में 3 क्यूब है, तो कितने हो जाएंगे 27 क्यूब बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे आ गया 7, ये गलती है इसमें, ठीक है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितने 9 हो जाएंगे 50-50 के लिए, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करना है 50 है प्लस 50 प्लस 25, तो इसके लिए तो 4 हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग 50 के लिए 4 है और एडिशनल 50 के लिए 1 लेंगे और उसके बाद भी एडिशनल है उसके लिए 1 ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ बाय मिस्टेक मैंने 9 बोल दिया था, वो 6 होंगे। फर्स्ट 50 के लिए तो 4 सैंपल चाहिए ही, एडिशनल जितने भी 50 आएंगे उसके लिए एक एडिशनल लेना है आपको, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे एडिशनल 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सा चीज़ है। आप इस चार्ट को याद रखिए कि 50 से मतलब अप टू 50 तक 4 सैंपल लेना है। अब 50 से ज़्यादा रहा तो हर बार एक एडिशनल ऐड करते जाना है, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, तो समझिएगा। जैसे हमारे पास 150 है मीटर क्यूब हम कंक्रीट बना रहे हैं, तो इसमें कितना सैंपल लेना पड़ेगा हमको टेस्ट के लिए, वो देखिए। पहली बात तो ये क्या हो जाएगा 50 में डिवाइड कर दीजिए, 50 50 50 50, ये 200 हो गया प्लस 50, ये टोटल कितने हो गए 250 हो गए ना। अब आप देखो यहाँ पे पहले 50 के लिए 4 सैंपल, ठीक है। अब बाकी एडिशन के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, तो कितने हो गए इधर हो गए 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारे पास 250 मीटर क्यूब के लिए आपको मिनिमम 8 सैंपल बनाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड क्राइटेरिया। वैसे मैंने बात कर ही लिया सेकंड क्राइटेरिया का कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो समझ में आ गया था कि उसमें क्या करना रहता है मैक्सिमम ऑफ 2 देखना रहता है, ठीक है। हमने देखा था मैक्सिमम ऑफ 2 देखना होता है, मैक्सिमम ऑफ क्या है वो ये है, ठीक है, इसको याद रखना है। सेकंड क्राइटेरिया में देख लिया था मैंने कि इंडिविजुअल टेस्ट जो होगा उसका स्ट्रेंथ जो है 50% से ज़्यादा या कम एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट व्यू से आप इसको याद सकते हैं। क्यूब टेस्ट क्या होता है, देखिए हमारे पास सीटीएम मशीन होता है, इसको बोलते हैं सीटीएम मशीन, सीटीएम मशीन क्यूब टेस्टिंग मशीन। हाइड्रोलिक पंप होता है ये, मतलब हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है इसमें। ये आप देख रहे हैं पीछे से पतली सी पाइप है स्टील की, उससे फ्लूइड का प्रेशर होता है और ये प्रेशर नीचे से लगता है ना तो ये ऊपर जाती है, ठीक है। तो ऊपर जाएगी, ऊपर में फिक्स है, लेकिन नीचे से पुश करते हैं ना तो इसको कंप्रेस कर रहे हैं एक यूनिट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंप्रेस किया जाता है। एक टाइम आएगा जब ये ब्रेक कर जाएगा और जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी, जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी फोर्स की, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ऊपर का उसे डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। और इसी स्ट्रेस के वैल्यू को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। जिस टाइम पे टूट जाएगी, जब टूटेगी तो मैक्सिमम फोर्स को ले लेगी, और मैक्सिमम जब फोर्स लेगी जिस पे टूट रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम क्यूब का स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सब क्यूब बना हुआ है, ठीक है ना, ये मोल्ड है उसका। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यदि आप फील्ड में काम करेंगे ना तो ये आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं जेई वगैरह एग्ज़ाम में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है कि फिर हम M30 का कंक्रीट बनाए हैं और उसको मैंने टेस्ट किया लैब में आफ्टर 28 डेज, ठीक है। एक सैंपल बोले तो 3 क्यूब,
तो तीनों का रिजल्ट ये आया 30, 33, 37, 36.5 तीन आया। अब इसको चेक करना है, ठीक है। एक चेक करना है नॉर्मल मेथड से और बाकी चेक करना है हमको जो IS कोड मेथड बोलती है 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। तो पहला तो एवरेज स्ट्रेंथ निकालना होगा, तो इसका एवरेज निकाल दे तीनों का, और जो एवरेज आ रही है ना वो 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा सही है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन IS कोड बोलती है ऐसे मत कीजिए, जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कीजिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि मैक्सिमम ऑफ दिस टू, है ना, और M30 के लिए S का वैल्यू लेते हैं 5, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यहाँ पे S लिखा हुआ है ना वो सिग्मा ही बोलते हैं कभी कभी, इसका वैल्यू 5 होता है M30 के लिए, ये कोड बुक में दिया हुआ है। अब सारे वैल्यू को पुट करेंगे ना, ये 34.125 आ गया, और ये भी क्या है इससे ज़्यादा है, जो हमारा एवरेज था ना उससे ज़्यादा है, मतलब जो आपका यहाँ से निकल के आया मैक्सिमम, और जो एवरेज है वो अभी भी ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा टेस्ट सही है, क्राइटेरिया 1 को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना। क्राइटेरिया 2 क्या बोल रहा था, क्राइटेरिया 2 बोला था कि एवरेज जो होगा 15% से वेरिएशन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल क्यूब के लिए। तो आप देखिए 33 आया, 35, 37 और 36, ये 3 क्यूब का आया था रिजल्ट, आया था ना, एक बार देख लीजिए, ये तीनों टेस्ट का 28 दिन के बाद आप टेस्ट किए थे क्यूब टेस्टिंग मशीन में, तो आ गया था। अब जब इतना आया तो डेविएशन देखिए कितना आ रहा है। डेविएशन बोले तो डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा एवरेज है ना, एवरेज कहाँ निकला ये देखिए, ये जो हमारा एवरेज है इससे कितना डेविएट कर रहा है इसको माइनस कीजिए तो डेविएशन निकल जाएगा। जैसे 33 है, 35.5 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा, है ना, आएगा ना, माइनस करने पे डेविएशन देख रहे हैं कितना वेरी हो रहा है। वही तरीके से 37 को माइनस करेंगे इससे एक बार फिर से तो वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आएगी, फिर 36 को माइनस करेंगे उससे तो 1 आएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमारा जो रिजल्ट है और जो एवरेज था उससे कितना डेविएट कर रहा है, ये निकाल लीजिए, और फिर इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालना है, जो वैल्यू डेविएट हुआ है उसको रखिए, और एक्चुअल जो वैल्यू आया था हमारा एवरेज कितना आया था 35.5 उसको रखिए, और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कोई भी वैल्यू ना 15% से ज़्यादा नहीं है, 15% से कम है, इसका मतलब हमारा क्राइटेरिया नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारा टेस्ट पूरा सक्सेसफुल हुआ M30 ग्रेड के लिए, ठीक है। M30 ग्रेड क्या है, M है मिक्स, 30 है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारा एवरेज स्ट्रेंथ आएगा। तो हमने ये दोनों ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आए, ठीक है, आ भी सकता है, बट ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप फील्ड में 3 क्यूब का टेस्ट लेते करते हो एक सैंपल का, तो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं, एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, उसको जानने के लिए आपको ये पक्का जानना पड़ता, ठीक है। और MCQ में तो ऐसे डायरेक्टली पूछ देते हैं कोई भी उठा करके कि कितना होना चाहिए वेरिएशन, 15% का वेरिएशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का, ठीक है। अभी जो हमने बात किया था वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं FCK, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद जो कंप्रेसिंग लोड लगा रहे थे उसके बाद जो निकल के आ रहा था, है ना। लेकिन उसमें कंडीशन क्या था कि 5% ज़्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा कंक्रीट जो है टेंशन में फेल है ना। यदि आप कोई बीम बना लीजिए इस तरीके का, देखिए बीम है ना, इसमें 2 पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ सपोर्ट है, जब इसमें लोड लगाएंगे तो बेंड होगी, और जब बेंड होगी तो क्या होंगे, यहाँ नीचे में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे से क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रैक क्यों आया, क्योंकि नीचे टेंशन है ना। आप इसको समझिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसे देखिए, हमारे पास एक बीम है, बीम को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये बेंड होगा, है ना। जब बेंड होगी ना तो ऊपर के जो कंक्रीट है, ऊपर वाली कंक्रीट देखिए, ऊपर वाली कंक्रीट कंप्रेस होगी, और नीचे वाली कंक्रीट क्या हो रही है, टेंशन में आ रही है, और यहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है, होता है। ये क्रैक जो है ना वो तो टेंसाइल फोर्स के कारण आ रहे हैं, और जो वहाँ पे टेंशन फोर्स आ रहे हैं, ठीक है, उस कारण हम लोग निकालते हैं उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, वो कितना लोड ले पा रही है उस क्रैकिंग मोमेंट पे, उसको बोलते हैं उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ऐसे को मॉडुलस ऑफ रप्चर ही बोलते हैं। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, जब हम लोग बेंडिंग के केस में स्ट्रेस को निकालते हैं, ये बहुत कम होती है। ऐसे एक जनरल फार्मूला भी है
0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो मान लीजिए कि M30 कॉन्क्रीट है, मान लिया M25 कॉन्क्रीट है, और हमको जानना है कि इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब टेंशन में वो कितना स्ट्रेंथ दे रहा है या मॉडुलस ऑफ प्रेशर कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, 0.7 अंडर रूट 25, ये हो जाएगी 0.7 इंटू 5, ये कितना आ जाएगी 3.5। तो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपको यह दिख रहा होगा कि 25 क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मतलब कंप्रेशन में कंक्रीट 25 मेगापास्कल तक ले रही है, लेकिन यही टेंशन में कितना ले रही है, मात्र 3.5, बहुत कम है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, और जहाँ वीक होगा ना तो हम लोग वहाँ पे स्टील डाल देते हैं ताकि क्रैक्स नहीं आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टेंसाइल लोड हो वो स्टील ले लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, आप इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, ये होता है हमारा टेस्ट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का, बीम बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट को हम लोग बाद में देख लेंगे। एक और भी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी टेंशन के लिए करते हैं। टेंशन कैसे जनरेट होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक सिलेंडर बनाते हैं, इसका होता है डाया 150 और 300 होता है हाइट, कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है। और देख रहे हैं इस तरह से इसको हम लोग अरेंज करते हैं और इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। यहाँ से हमारा एक लाइन लोड लग रहा है ना, इस पूरे में लोड लग रही है। एक टाइम आएगा जब यहाँ से क्रैक हो जाएगी। क्रैक क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आ रहा है। आप देखिए इसको पहले, जब आप इस पर लोड लगाते हैं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है ना वो दूर जाना चाहेंगे, यहाँ पे दूर जाना चाहेंगे, तो दूर जाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या क्रैक आ जाएगी ड्यू टू टेंशन। और इसी टेंशन को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल या स्प्लिट टेंशन बोलते हैं। इस टेस्ट का नाम क्या है, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2p/πd है। ठीक है, यहाँ पे डिनोट करते हैं FCT से। ठीक है, फॉर टेंशन। अब देखिए सिंबल याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था, FCK जो कंप्रेशन होता था, कंप्रेसिव लोड अपॉन 28 डेज। उसके बाद क्या है FCR जो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और अभी ये क्या है FCT है, FCT है ना, FCT, T फॉर स्प्लिट टेंसाइल, इसके कारण भी आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे वैल्यू दिए हुए हैं। P का मतलब क्या है, जो हम लोग लोड लगा रहे हैं, पाई जो उसका डाया है, L उसका लेंथ है ना, ये सब चीज़ है। जनरली देखा गया है कि हमारा जो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट होता है ना वो लगभग 66% होता है रप्चर स्ट्रेंथ का। FCR का मतलब क्या हुआ, रप्चर स्ट्रेंथ। अभी हम लोग देखे थे ये 0.7 अंडर रूट FCK होता था। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये क्या है 0.6 है, 66, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, FCK अंडर रूट, सॉरी क्या था 0.7 अंडर रूट FCK, यही था ना। इसी को बोलते थे हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर। सही है, एक सेकेंड, ये देखिए ये FCR का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये FCR का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका 66% आता है, मतलब स्प्लिट टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो रप्चर से भी कम आ रही है। ठीक है, अब देख लो, मान लो M25 का ग्रेड का कोई कंक्रीट है, ठीक है ना, M25 ग्रेड का कोई कंक्रीट है, इस पर रखेंगे तो 3.5 आ रही है। ठीक है, इसी को जब हम लोग स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट जानना चाहेंगे, जब इसे पुट करेंगे तो कितना आएगा 2.31। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा क्या होता है FCK, उससे कम FCR, फिर उससे भी कम FCT। ये टेस्ट आपको देखना है, याद रखना है। ये टेंसाइल निकालते हैं और ये इनडायरेक्ट टेंसाइल निकाल रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन नहीं है, इनडायरेक्ट टेंशन है। ठीक है, डायरेक्ट किसको बोलते हैं, किसी चीज़ को हम पकड़ के खींच रहे हैं ना और क्रैक हो रही है टेंशन के कारण, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंशन। लेकिन हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फ्लेक्सर टेस्ट हो या फिर स्प्लिट टेंशन, ये इनडायरेक्टली हम लोग टेंशन को निकाल रहे हैं। यदि रिलेशन पूछ दे कि सीक्वेंस बताइए तो आप इसको याद रखते हैं। सबसे पहले क्या है, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसको FCK बोलते हैं, मैक्सिमम आता है। फिर है FCR मॉडुलस ऑफ रप्चर जिसको हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर है FCT जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये FTT जो है ये डायरेक्ट टेंशन होता है, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब है, डायरेक्टली टेंसाइल लोड लगा दिए तो क्रैक कर जाएगी, और बहुत ही कम होती है वीकनेस, बहुत ही मतलब कम मिलता है इसमें। मतलब डायरेक्ट टेंशन में समझिए कि हमारा एग्रीगेट तो बहुत ज़्यादा पुअर है,
ठीक है, तो बहुत कम मिलता है इसमें। ये लिखा हुआ है एक्सियल टेंशन स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंशन जो लगा रहे हैं उसके कारण। तो अब सीक्वेंस याद रखते हैं। आगे आते हैं हम लोग। जैसा अभी समझा हमने कि कंक्रीट में यूनी एक्सियल कंप्रेशन लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई क्यूब है, उसमें ना एक ही डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, मतलब जैसे कंप्रेस कर रहे हैं, इधर से भी कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में है ना, और कंप्रेस होकर के एक टाइम आएगा क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, वहाँ का रीडिंग हम लेते हैं। तो यूनिट डायरेक्शन में लेते हैं, और ये जो है ना 0.02 स्ट्रेंथ तक ही ले पाती है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पीक स्ट्रेस। जो एज्यूम किया हुआ है 0.002, या फिर इसी को बोल सकते हैं 0.2% स्ट्रेंथ, उसको पीक स्ट्रेंथ हम लोग बोल दे रहे हैं। इसको याद रख सकते हैं आप लोग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएएस कोड इसको रिकमेंड करती है कि आप जो पीक स्ट्रेस है वो 0.02 स्ट्रेंथ तक ही मानिए। ठीक है, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा होगा, देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। जैसे ये हमारे पास स्ट्रेस है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, इधर मैं स्ट्रेन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा, कंक्रीट का जब टेस्ट करेंगे ना तो स्ट्रेस जो है बढ़ेगी, इस तरफ जाकर कांस्टेंट जाती है। इधर स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, और इधर स्ट्रेस है कितना वो फोर्स ले पा रही है, तो इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन हमको बोला जाता है ना कि आप जो है इधर को लीजिए ही मत, आप वहीं तक का लीजिए जहाँ पे स्ट्रेन जो है वो कितनी आ रही है, 0.002 आ रही है। यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे उसका FCK। क्या बोल देंगे, FCK, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो टेस्ट करके भी बाद में हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे को उसका हम लोग बोल देते हैं कि वो पीक स्ट्रेस आ गया कंक्रीट के लिए। ठीक है, अब जो कर्व बनता है वेरियस कंक्रीट का बना सकते हैं, 10, 15, 20 ये सब देख रहे हैं ना। और हम लोग मैक्सिमम जो एक्सियल कंप्रेशन कितना देते हैं, 0.002। अभी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यदि हमारा ग्रेड अलग है ना तो ग्राफ भी अलग होगा। जैसे अभी जो हमने बनाया था, इधर लिया था स्ट्रेस और इधर लिया स्ट्रेन। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो मान लीजिए ये ग्राफ है M10 का। ठीक है, जब आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट होगी, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए M20 का है। नेक्स्ट यदि उससे भी ज़्यादा बड़ी है तो ये मान लीजिए ये हो गया M30 का, है ना। उसके बाद यदि M40 की बात करें तो और ज़्यादा आएगी ऊपर, इसको बोल दे रहे हैं M40। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी मिक्सिंग प्रोपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको कंक्रीट में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वैल्यू हमको जो लेना है ना वो 0 पॉइंट किस पे लेना, 0.2 पे लेना है। मतलब ये आप बाउंड्री बना दीजिए और इस पॉइंट को बोल दीजिए 0.002 स्ट्रेंथ। ठीक है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी ना इसी वैल्यू को लेना है और सबके लिए अलग लगाएंगे। ठीक है, इसको और आगे में देखेंगे हम लोग। अब समझ लेते हैं हम लोग कि ये ब्रिटल और डक्टाइल में क्या डिफरेंस है। डक्टाइल ब्रिटल किसको बोलेंगे, ब्रिटलनेस का मतलब क्या हो गया कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। अब जैसे ये डायरेक्ट टेंशन लगाएंगे वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डक्टाइल नेचर के मटेरियल होते हैं ना उसमें इलोंगेशन पॉसिबल है, वो इलोंगेट कर सकते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको डक्टाइल मटेरियल। जैसे आप देखिए जिसमें डिफॉर्मेशन क्या हो, ज़्यादा हो आफ्टर इल्डिंग। इल्डिंग क्या होता है, इल्डिंग वैसी पॉइंट होती है जिस पे ना ज़्यादा लोड लगाएंगे ना तो उसके बाद बहुत तेज़ी से वो इलोंगेट होती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इल्डिंग पॉइंट के बाद जिसमें डिफॉर्मेशन होता है ज़्यादा उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और जो कि सडन फेलियर होता है, मतलब उसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगी, सडनली ब्रेक हो जाएगी, उसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। इसे टेस्ट कैसे करें, कैसे पता करें, तो हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे में यहाँ पे दो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, या पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोल दे रहे हैं इल्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके बाद अचानक से इलोंगेशन बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। आप देखेंगे ना कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ से बहुत धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा था,
और एक पॉइंट आई उसका बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमारा इलोंगेशन बहुत फास्ट होती है उसी को पॉइंट को बोलते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेस, और इसी पॉइंट को हम लोग डिजाइन कंसंट्रेशन के लिए लेते हैं, इधर नहीं लेते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यील्ड स्ट्रेस जो है अलग अलग होंगे। स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो यील्ड के बाद देखिए इलोंगेशन पॉसिबल है। अब ब्रेक कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो रहा है। लेकिन कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, वो टेंशन तो लेती नहीं है, तो जैसे ही यील्ड पॉइंट पे जाएगी वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, तो यहीं पे ब्रेक हो गई कंक्रीट। आई बात समझ में। अब जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके लिए बोला गया है ना कि आप क्या कीजिए, 2 स्ट्रेन का वैल्यू लीजिए, है ना। एक स्ट्रेन लीजिए जिसको हम लोग बोल रहे हैं यील्ड स्ट्रेन, ठीक है। एक स्ट्रेन को बोल रहे हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेन, दूसरे को बोल रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेन। आप उसको एवरेज ले लीजिए। यदि 5% से ज़्यादा आ गया तो डक्टाइल है, और कम आए तो ब्रिटल है। क्या है इसका मतलब, इसको समझिए, इस ग्राफ से ही समझ लेंगे हम लोग। जैसे अब देखिए ये हो गया तुम्हारा यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट इसको मैं बोल दे रहा हूँ एफ वाई। एफ वाई का मतलब यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और मान ली एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे बहुत मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एफ यू, मतलब इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अब दोनों का एवरेज ले लीजिए, एफ वाई और एफ सी के का, सॉरी एफ वाई, क्योंकि स्टील की बात कर रहे हैं ना, तो स्टील में एफ सी के नहीं होता है, स्टील में एफ वाई होता है। जैसे कि हम लोग कंक्रीट को कंप्रेस कर रहे हैं, टूट रहा है, उसको एफ सी के बोल दे रहे हैं, लेकिन स्टील तो टेंशन लेती है ना, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेन लगाते हैं हम लोग, उसको बढ़ के खींचते हैं डायरेक्टली मशीन से, यूटीएम मशीन यूज करके उसको स्ट्रेच करते हैं, वो इलोंगेट होती है, तो उसका यील्ड पॉइंट मिलता है। उसके बाद जो है वो बहुत तेज़ी से इलोंगेट होती है, तो यील्ड पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ से चेंज होना शुरू हुआ, सडन चेंज, उसको बोलते हैं एफ वाई। और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है एक बार में, उसको बोलते हैं एफ यू, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। दोनों को एवरेज लेंगे, ठीक है। जब आप एफ वाई और एफ यू का एवरेज लेंगे, 5% ज़्यादा आया तो डक्टाइल मटेरियल बोल देते हैं, और कम आती है तो उसको ब्रिटल बोल देते हैं। तो डक्टाइल और ब्रिटल का मतलब हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर और एक बना देता हूँ इसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी इसीलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।